हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्राफ्टेड मैथ्स। सो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इरेशनल नंबर शुरू करा था। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इरेशनल नंबर्स का कैसा होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, और मैंने आपसे वादा किया था कि आज वाली जो क्लास होगी उसमें हम प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी नंबर को, ठीक है, मेनली हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, वो सारे नंबर्स जो विद इन स्क्वायर रूट क्या होते हैं, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, या विद इन क्यूब रूट किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। ठीक, तो ऐसे नंबर्स मेरे लिए क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो उन्हीं को हम प्रूव करेंगे कि कैसे प्रूव होंगे। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर स्कूल्स में, टीचर्स देते हैं इसको एग्ज़ाम में। मैंने लिखा प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल। प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल। ठीक है, काफ़ी ध्यान से समझना है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो सारे ही आप कर सकते हो। ठीक, तो एक तो वही सिंपल सा तरीका ऐसा है कि मैं क्या करूं, √5 की वैल्यू निकालूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, जो आपने बचपन में पढ़ा था कि किसी भी रूट में वैल्यू को कैसे सोल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो वहाँ से जब आप देखोगे तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा √5 का, वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो आप कह सकते हो कि नंबर मेरा कैसा है, इरेशनल है। बट अब मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से मुझे क्या करना है, इसको प्रूव करना है √5 को इरेशनल। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो रियल नंबर्स मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। ठीक है, एक आपका रेशनल नंबर है और एक आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, मैं रेशनल नंबर को आई बोल दे रहा हूँ, इरेशनल नंबर को आर बोल दे रहा हूँ और इरेशनल नंबर को आई बोल दे रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जस्ट ऐसे ही। ठीक है, तो दो ही हैं रियल नंबर, या तो रेशनल होगा या फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक, तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई नंबर है मेरा, वो रेशनल है, क्या है वो, रेशनल, तो आप कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हो कि नंबर मेरा इरेशनल नहीं है। क्लियर, एक और बार देखो, या मैं बोलता हूँ कि कोई नंबर मेरा इरेशनल है, ठीक है, कोई नंबर क्या है, इरेशनल, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि ये नंबर मेरा रेशनल नहीं है। ठीक, अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि एक नंबर है कोई भी पर्टिकुलर, मैं बोल रहा हूँ कि ये रेशनल नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये रेशनल नहीं है। अगर वो नंबर रेशनल नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। या वो नंबर इरेशनल नहीं है, तो अगर वो इरेशनल नहीं है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्योंकि दो ही तरह के हैं, जैसे ट्रू फॉल्स है ना, कि या तो ट्रू है या फॉल्स है, कि अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स नहीं है तो ट्रू होगा। तो वैसे ही अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा, और अगर इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा। तो यही जो कंट्राडिक्शन है रेशनल और इरेशनल के बीच में, ठीक है, इसी की हेल्प से हम अपने नंबर को क्या प्रूव करेंगे, इरेशनल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं अपने इस √5 को ये प्रूव कर दूंगा कि ये नंबर मेरा रेशनल नहीं है। क्या प्रूव कर दूंगा, कि नंबर मेरा रेशनल नहीं है। ठीक है, मेनली वी विल prove mainly we will prove that √5 is not rational। ठीक है, इस बात को उठाकर, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, अपने इस √5 को इरेशनल प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ऐसा बोल दिया कि आपका √5 जो है वो रेशनल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या बचता है, इरेशनल, फिर वो इरेशनल होगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए मुझे रेशनल की एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी भी नंबर को मैं रेशनल तब बोलता हूँ जब वो a/b की फॉर्म में लिखा होता है, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड मेन बात, a एंड b कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। चलो, तो इसी बात को पकड़ के हम क्या करने वाले हैं, √5 को ये प्रूव करने वाले हैं कि ये रेशनल नहीं है। और अगर वो रेशनल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि नंबर मेरा इरेशनल है। ठीक, तो मैंने लिखा पहला स्टेप, लेट
√5 इज़ रेशनल। तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए √5 को क्या मान लिया है, रेशनल मान लिया है, और आगे कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये बताऊंगा कि √5 मेरा रेशनल नहीं है। अच्छा, अभी तक के लिए तो रेशनल माना है ना, तो अगर अभी के लिए आपने रेशनल माना है तो इसका मतलब इस √5 को a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस √5 को a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, और साथ में क्या बात याद रखनी है, a एंड b कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। a एंड b कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ठीक है, a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा, 1 के अलावा। अगर मुझे a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर मिल गया 1 के अलावा, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा नंबर रेशनल नहीं है। और अगर वो रेशनल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिर वो इरेशनल हो जाएगा। तो इसी बात को पकड़ के हमें चलना है कि √5 मेरा कैसा है, रेशनल है। ठीक, तो रेशनल है तो मैंने इसको a/b मान लिया। चलो, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है जो आगे यूज़ होगी, अभी करते हैं। तो जैसे आपने √5 को a/b माना और साथ में बोल दिया कि a एंड b कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, तो अब आगे की कहानी हम कैसे शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। क्या कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हो जाएगा a²/b²। ठीक है, a का भी स्क्वायर हो जाएगा, b का भी स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर आप जानते हो अच्छी तरीके से 5 होगा, और 5 = a²/b²। ठीक है, तो आप करो क्या, थोड़ी देर के लिए इस b² को लेफ्ट में ले आओ और 5 को राइट में ले जाओ। तो मैं जानता हूँ b² डिनोमिनेटर से लेफ्ट में आके न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये 5 इधर a² के डिवीजन में चला जाएगा, a²/5। तो b² = a²/5। ठीक, तो अब यहाँ से समझो क्या कहा, क्या लिखने वाला हूँ मैंने लिखा a² इज डिविजिबल बाय 5। मैंने क्या लिखा, a² क्या 5 से डिविजिबल है। क्यों है 5 से डिविजिबल, क्योंकि आपने √5 को रेशनल माना था, और रेशनल लिखा जाता है a/b की फॉर्म में, और a और b अपने आप में इंटीजर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो अगर a और b इंटीजर्स हैं तो a² और b² भी इंटीजर ही होंगे। तो ये जो मेरा स्टेप है b² = a²/5, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब मैं a² को 5 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, जब मैं a² को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी, b² की आएगी। और क्योंकि आपने मान रखा है √5 को रेशनल, तो a और b की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि a² क्या मेरा 5 से डिविजिबल है। ठीक, अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो यही है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो वो खुद नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। फिर चाहे वो क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो या फिर डेसिमल में वैल्यू निकल कर आएगी ज़रूर। तो अगर a² मेरा 5 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूँ, सो a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। सो इसलिए सो देयरफॉर, या सो कुछ भी लिख सकते हो, देयरफॉर a = 5m। ठीक, और मैंने लिखा m इज़ एनी मल्टीपल। अब ये बातें थोड़ी सी ध्यान से समझना, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि a और b मेरे कोई इंटीजर्स हैं, तो a² b² भी इंटीजर्स होंगे, और ये जो मेरा b² = a/5 था, क्या था मेरा, b² = a/5, b² = a/5। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा था कि a² मेरा डिविजिबल है 5 से। फिर मैं जानता हूँ कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी खुद उससे डिविजिबल होगा। तो अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर a 5 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब 5 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। समझो कैसे, मैं आपसे बोलता हूँ कि 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है,
12 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब आपको 3 को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो मल्टीपल होगा कि जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तब मेरी वैल्यू 12 मिलेगी। तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर वो वैल्यू 4 होगी। क्या होगी यहाँ पर वो वैल्यू 4। तो इसका मतलब 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 4, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ 12 इक्वल्स टू 3m। m क्या है मेरा, मल्टीपल है। वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ कि 30 जो है मेरा, 30 वो मेरा 6 से डिविजिबल है। 30 क्या है मेरा, 6 से डिविजिबल। तो इसका मतलब 6 कोई ना कोई मल्टीपल होगा, 6 का कोई ना कोई क्या होगा, मल्टीपल होगा, जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो अभी मैंने वो मल्टीपल m मान लिया, तो वो m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है। m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5। तो इस तरीके से मैं 30 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 5, और 5 मेरा मल्टीपल है तो इसको मैं 6m भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो वैसे ही मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैंने बोल रहा है कि a मेरा 5 से डिविजिबल है, तो अगर a मेरा 5 से डिविजिबल है तो 5 का कोई ना कोई मल्टीपल जरूर होगा, तो वो मैंने m मान लिया, तो a इक्वल टू 5m। ठीक, a इक्वल टू 5m। बस चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और अपने क्वेश्चन को आगे फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ये बस मैंने समझाने के लिए कि आपने वो मल्टीपल क्यों लिया है। ठीक, बच्चे इसी स्टेप पे कंफ्यूज होते हैं, क्यों लिया है, क्यों लिया है, क्यों लिया है, इसलिए लिया है। ठीक, चलो अब क्या करना, अब क्या करना, आपके पास एक वैल्यू है 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर आपने स्क्वायरिंग करी थी थोड़ी देर के लिए, उसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने a की वैल्यू निकाली है 5m, वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 5m, क्या करनी है यहाँ पर, सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक, तो मैंने लिखा वी हैव 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करो, a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, पुट a इक्वल्स टू 5m। तो जब मैं a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये आ जाएगा 5m का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर है तो 5m का भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ तो 5b स्क्वायर और इक्वल टू 5m का स्क्वायर हो जाएगा 25m स्क्वायर। ठीक, अब 25 को भी इधर ले आओ और m स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ठीक है, 25 को भी लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर क्या करो, m स्क्वायर की वैल्यू निकालो आप। तो आ जाएगा 5b स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड पर आकर डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, 5 से आप 25 को कैंसिल कर सकते हो 5 टाइम्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 5। क्या लिख सकता हूँ मैं, m स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 5। m स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 5। अब देखो आपने m क्या माना था, एक मल्टीपल माना था। ठीक है, मतलब कोई ना कोई इंटीजर है ये, कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, इंटीजर भी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर m मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तो m स्क्वायर भी एग्जिस्ट करेगा। और m स्क्वायर की वैल्यू कब आएगी, m स्क्वायर की वैल्यू आएगी कब, जब मैं b स्क्वायर को 5 से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, कि b स्क्वायर मेरा क्या है, 5 से डिविजिबल है। और अगर b स्क्वायर मेरा 5 से डिविजिबल है तो b भी मेरा 5 से डिविजिबल होगा। सो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो b भी मेरा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। यही तो हमने जाना था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उससे डिविजिबल होगा। तो अगर b स्क्वायर मेरा 5 से डिविजिबल है तो b भी मेरा 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ बातें अब हमारी क्लियर हो चुकी हैं, क्या कि आपने √5 को रेशनल माना था, और रेशनल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब उसको a बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे तो a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट एक जगह तो आप बोल रहे हो a इज़ डिविजिबल बाय 5। क्या बोल रहे हो आप, a इज़ डिविजिबल बाय 5। और दूसरी जगह बोल रहे हो आप b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब आपने a और b का एक कॉमन फैक्टर दिखा दिया, जो कि कौन है, 5 है, कि a और b दोनों ही मेरे 5 से डिवाइड हो रहे हैं। और रेशनल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a एंड b कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। और रेशनल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ किसके अलावा, 1 के अलावा। तो यहाँ कंट्रडिक्शन आया ना। तो इसका मतलब जो आपने एज्यूम करा था √5 को रेशनल, वो मेरा रेशनल तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a और b का तो कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है मुझे 5। तो अगर रेशनल नहीं है तो मैं इस नंबर को क्या बोल सकता हूँ, इर्रेशनल।
ठीक है, तो सिंपल से एक स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, सिंस ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर, हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 5, सो आर एजम्पशन, तो हमारा जो एजम्पशन था, एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल, ठीक है, जो हमारा एजम्पशन था कि √5 क्या है मेरा, रेशनल, इज रोंग, वो क्या हो गया, रोंग हो गया, गलत हो गया। अगर वो गलत हो गया तो इसका मतलब मेरा √5 रेशनल नहीं है, और अगर √5 रेशनल नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि √5 मेरा क्या है, इर्रेशनल है, हैंस √5 इज इर्रेशनल। तो √5 कैसा नंबर है मेरा, इर्रेशनल है, क्योंकि नंबर अगर रेशनल नहीं है तो फिर वो इर्रेशनल हो गया, क्या हो गया वो, इर्रेशनल। अब देखो दो ही बातें तो थी, एक तो ये कि आपको रेशनल मानना था तो a/b की फॉर्म में माना, और a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, और दूसरा मैंने वो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी से क्या किया, a और b का कॉमन फैक्टर दिखाया जो कि कौन है, 5 है। बस वहीं से मेरा क्या हो गया, अजम्पशन गलत हो गया। अगर अजम्पशन गलत हो गया तो √5 क्या है मेरा, इर्रेशनल है। ठीक, हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, सारे क्वेश्चंस में यही करना है। आ रही है ना बात समझ में, सारे क्वेश्चंस में यही करना है। अगर आप √3 को रेशनल प्रूव कर रहे हो तो आपका कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा। अगर आप इर्रेशनल प्रूव कर रहे हो, अगर आप √7 को इर्रेशनल प्रूव कर रहे हो तो कॉमन फैक्टर आपका 7 आ जाएगा। मान लिया आप √13 को इर्रेशनल प्रूव कर रहे हो तो कॉमन फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसको फटाफट से सोल्व करूँगा। ठीक है, समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले आप वीडियो को रिवाइंड जरूर करना, और रिवाइंड करके इसको फिर से देखना कि √5 को इर्रेशनल कैसे प्रूव किया है। अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर वही रटना पड़ेगा, रटना नहीं है बिल्कुल भी, दो प्रॉपर्टी है, इन पर काम करना है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं जल्दी से। मैंने लिखा प्रूव दैट √11 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट √11 इज इर्रेशनल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखा होगा, और √5 को हमने कैसे इर्रेशनल प्रूव किया था। अब वही स्टेप मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ √11 के साथ। तो मैंने क्या किया, लेट √11 इज रेशनल, तो √11 को मैंने रेशनल माना, और अगर √11 को रेशनल माना तो इसको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो √11 इक्वल्स टू a/b। और मैं जानता हूँ a एंड b कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, a एंड b कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट 1 तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है। उसके बाद आपने क्या किया था, स्क्वायरिंग करी थी, फिर जैसे स्क्वायरिंग करी तो √11 का स्क्वायर हो गया 11, और ये हो जाएगा a²/b², और इसको मैंने मान लिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया इसको मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और यहाँ से मैंने क्या किया था, यहाँ से मैंने b² की वैल्यू निकाली थी, जो कि कितनी निकल के आ जाएगी, a²/11, 11 उधर चला जाएगा, और अजम्पशन यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, कंक्लूजन ये निकल कर आएगा a² इज डिविजिबल बाय 11, a² इज डिविजिबल बाय 11, और अगर a² 11 से डिविजिबल है सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, तो a भी मेरा 11 से डिविजिबल होगा, और अगर a मेरा 11 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई मल्टीपल जरूर आएगा, तो मैंने m मान लिया। ठीक है, m इज़ एनी मल्टीपल, m इज़ एनी मल्टीपल, m क्या है मेरा, कोई भी एक मल्टीपल है। अब आपको क्या करना है, इस a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मैंने लिखा पुट a इक्वल्स टू 11m इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे इसको फर्स्ट इक्वेशन में लिखूंगा मैं तो ये हो जाएगा 11 इक्वल्स टू a² दैट इज़ 11m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b²। ठीक है, b² को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 11b² और इक्वल टू में 11m का स्क्वायर हो जाएगा 121m²।
ठीक, अब इस 121 को भी इधर ले आएंगे तो 11b² डिवाइडेड बाई 121 और इक्वल टू m², और 11 से 121 11 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ से m² की वैल्यू आ जाएगी b²/11, m² की वैल्यू क्या आ जाएगी b²/11। तो दूसरा कंक्लूजन यहाँ से निकल कर आया क्या, b² इज डिविजिबल बाय 11, साफ साफ दिख रहा है b² इज डिविजिबल बाय 11, सो b is also divisible by 11, b is also divisible by 11, b is also divisible by 11। बस, तो अगर b भी मेरा डिविजिबल है 11 से, तो इसका मतलब a और b के मेरा मुझे एक कॉमन फैक्टर नज़र आ गया, क्या आ गया 11। तो इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया, अजम्पशन गलत हो गया, तो इसका मतलब √11 मेरा रेशनल नहीं है, कैसा है, इरेशनल है। तो यही स्टेटमेंट आप सेम लिख दोगे, सिंस a एंड b कैन हैव ए कॉमन फैक्टर दैट इज़ 11, ठीक है, इस बार कौन है मेरा 11 लिख देता हूँ मैं, चलो कोई नहीं, सिंस a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज़ 11, सो our assumption that √11 is rational is wrong, ठीक है। तो हमारा जो assumption था, जो हमने क्या माना था कि √11 क्या है मेरा रेशनल है, वो wrong है, गलत है। तो अगर गलत है तो हम बोल सकते हैं hence √11 is irrational, √11 क्या है मेरा irrational है, बस। तो इस तरीके से मैं अपने नंबर को क्या प्रूव करूँगा, इरेशनल प्रूव करूँगा, और यही स्टेप आपको फॉलो करना है और ऐसे ही करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अब नहीं करना है, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, बस ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना, ठीक है। 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पहले तो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज़, ठीक, इरेशनल नंबर्स की, कि अगर आप अपने इरेशनल नंबर्स को ऑपरेट करोगे किसके साथ, रेशनल नंबर्स के साथ, कि एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, रेशनल आता है कि इरेशनल आता है, ठीक। और उसकी हेल्प से ही, ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम प्रूव करेंगे टू प्रूव इरेशनल टू प्रूव इरेशनल विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कि अब मेरे पास में अगर कोई कॉम्बिनेशन आ जाए रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 + √5, या मैं लिख सकता हूँ 2√3 -2 -3, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे जहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा मेरा रेशनल और इरेशनल्स का, तो ऐसे नंबर को इरेशनल प्रूव करना हम देखेंगे किसकी हेल्प से, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। तो ये 2 काम हमारे रहने वाले हैं, कब, नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक है। नहीं आई हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, कुछ भी इशू लग रहा है तो कमेंट करो, ठीक है, मैं देखूँगा कि क्या कहाँ इशू लग रहा है आपको, कहाँ समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। उसको फिर हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम अभी एंड करते हैं यहीं पर। एंड प्लीज़ जो मैं हर बार कहता हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, सभी को शेयर करना, ठीक। चलो ठीक है, गुड बाय एवरीवन।